नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि टर्म इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए कि नहीं। टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको काफी सारे कंटेंट यूट्यूब और गूगल पे मिलेगा कि टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे साथ में मिलके कि टर्म इंश्योरेंस के पीछे क्या कैलकुलेशंस किसी को करनी चाहिए और ये कैसे डिसाइड करे कि हमें टर्म इंश्योरेंस लेना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो दोस्तों, इंश्योरेंस यानी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ना ही ये कोई टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है। तो जब भी आप इंश्योरेंस के बारे में कहीं से भी सुनेंगे तो आपको आजकल ये बैंक से कॉल आते हैं या फिर आपको बहुत सारी इंश्योरेंस एजेंट्स कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए और आपको सो एंड सो रिटर्न्स मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस का पहले पर्पस क्या है। सो इंश्योरेंस का पर्पस दोस्तों ये होता है कि बहुत सारी चीजों में रिस्क होता है। यहाँ से कहीं रोड पे चल रहे हो और पीछे से आके किसी ट्रक ने आपको ठोक दिया, या फिर आप लेट से चल रहे हो और ऊपर से कोई कंस्ट्रक्शन साइट में से कुछ गिरा, या फिर आप बहुत ही अच्छे खासे हो लेकिन आपको कोई हेल्थ इश्यू है जो अननोन है और किसी वजह से आपकी सडन डेथ होती है। तो ये जो होता है ये एक रिस्क और अनसर्टेन पार्ट हमेशा ही रहता है लाइफ में। सो हमें ये नहीं पता होता है कि किसी को नहीं पता होता है कि उसका लास्ट मोमेंट कौन सा है या कब मरने वाले हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जब ऐसा कोई मोमेंट आता है लाइफ में और इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अब किसी के भी जाने से फैमिली में सोशली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली ब्रेकडाउन होता है। तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन को इजीली कवर किया जा सकता है और इसीलिए होते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का मेन पर्पस यही होता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो या आपके लाइफ में कुछ भी अनसर्टन हो जाए, यानी कि आपका डेथ हो जाए या फिर किसी का भी जो ज्यादा अर्निंग मेंबर है जहाँ पे ज्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, अगर किसी वजह से उन्हें कुछ हो तो उनके ऊपर जो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं उन सारे लोगों को कोई ना कोई तरीके से फाइनेंशियल कवरेज मिले। तो ये होता है इंश्योरेंस। और जैसे कि वर्ड टर्म है तो टर्म मतलब लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस ही है। बट टर्म यानी कि आपको ये नहीं पता आप कितने एज में मरने वाले हो। तो अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो आप 25 से लेकर 75 ईयर्स तक आपको नहीं पता, अगर बीच में कुछ होता है तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आप इसको कवर करने के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हो। तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के पीछे क्या कैलकुलेशंस हमें करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है मार्केट में और इंश्योरेंस की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है मार्केट में। कॉम्पीट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है मार्केट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक चार्ट बनाया है और यहाँ पे मैंने एक अजम्पशन लिया है कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है और इसका ईयरली प्रीमियम 12,000 रुपीज है। तो अगर 12,000 रुपीज प्रीमियम ईयरली होता है और अगर एक सिंपल कैलकुलेशन करें कि एट द एज ऑफ 25 आपने 12,000 रुपीज दिए हैं और ऐसे एन्युअली एवरी ईयर आप 12,000 देते हो, तो अप टू द एज ऑफ 64 या 65 आप देखोगे कि आपने अराउंड अराउंड 4,80,000 से लेके 5 लाख तक आपने इन्वेस्ट किए हैं। तो अब सीधा सवाल हमारे माइंड पे ये आता है कि इसका रिटर्न कितना मिलेगा और कब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत समझना जरूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हम रिटर्न के लिए नहीं लेते हैं। हमारा पर्पस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेने का ये है कि हमें रिस्क के सामने कितना कवरेज मिलता है। लेकिन क्या हम कोई भी अमाउंट देने के लिए रेडी है? नहीं, हमें इसको कैलकुलेट बहुत अच्छे से करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपने 12,000 रुपीज दिए हैं और अप टू 64 या 65 ईयर्स आप देते हो, तो आपने करीबन 4 to 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें आपने वन टाइम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है बट आप एवरी ईयर 12,000 रुपीज देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने सिमिलर वे में ये सोचा कि अगर मैं टर्म इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ और मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया है तो ये उनके रिटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने सेविंग्स अकाउंट लिया है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो जिसका 5% रिटर्न हो। तो अगर 5% रिटर्न वाला कोई प्रोडक्ट है तो उसका 4,68 या 4,80,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यहाँ पे आप देख रहे 63 और 64 ईयर्स में अराउंड 5 लाख है, तो उसका कुछ 14 लाख होता है अगर एवरी ईयर 12,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया जाए। सिमिलरली अगर आप 7%, 11%, 15% और अप टू 20% जाते हो तो ये आपके रिटर्न होते हैं। तो आप ये बहुत ही इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि
टर्म इंश्योरेंस लेना सेविंग्स अकाउंट के रिटर्न से तो बेटर है ही, पीपीएफ अकाउंट से भी बेटर है, और आप देखोगे म्यूचुअल फंड से भी बेटर है। बट यहाँ पे एक बहुत ही बारीकी से समझना होगा हमें कि क्या अगर आपकी डेथ होती है तो आप सेविंग्स अकाउंट में 12,000 रुपीज अप टू 64 ईयर्स दे पाओगे? तो इसका आंसर है नहीं। सिमिलरली पीपीएफ, म्यूचुअल फंड या किसी भी प्रोडक्ट में आप इतना दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपके डेथ के बाद अगर आप एक ऐसे मेंबर हैं जिनके ऊपर सब कुछ फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है, तो आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भरपाई नहीं कर सकते और इसीलिए टर्म इंश्योरेंस प्ले में आता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का एडवांटेज ये होता है कि आपकी डेथ के बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये समझना है सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो होता है वो अलग होता है, टैक्सेशन प्रोडक्ट एक अलग होता है। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हो सकता है कि टैक्स सेविंग ऑप्शन हो, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है कि टैक्स सेविंग और रिटर्न से एक्सपेक्टेशन करे। बट इंश्योरेंस का सबसे मेन जो बेसिक बेनिफिट होता है वो है रिस्क कवरेज। तो हमें रिस्क कवरेज देखना है, और हमें ये नहीं देखना है कि रिटर्न्स कितना मिले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो रिटर्न्स, रिस्क कवरेज। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम समझना चाहें तो हमें ये समझना है कि क्या सबको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए फैमिली में? तो इसका भी आंसर नो है, क्योंकि अगर हर मेंबर 12,000 देने लगे, और अगर आपके घर में 4 से 5 मेंबर है और आपको 50 to 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आता है ईयरली, और 60,000 रुपीज पर ईयर बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, तो यहाँ हमने ये देखा कि हमें टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो प्राइमरी मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए ही लेना चाहिए। और हम दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी ले सकते हैं, बट प्राइमरी मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी से हम ये कहना चाहते हैं कि जो इंश्योरेंस की प्रीमियम अमाउंट होती है वो जितनी कम हो उतनी बेटर होती है, और इसीलिए हमें इंश्योरेंस जो होता है वो जितनी अर्ली एज में ले सके उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ही जल्दी रिस्क कवरेज होता है और उतना ही कम प्रीमियम होता है, तो उतना ही ज्यादा एडवांटेज होता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली है, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।